A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the new chapter, that is chapter number 12, friction. तो बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत हम नए चैप्टर से करेंगे। इस नए चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा फोर्स। फोर्स मतलब एक ऐसी ताकत जो आपको या किसी भी चीज को ग्राउंड पर चलने से या फिसलने से रोकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बॉल को ग्राउंड पर रोल करते हैं, किसी बॉल को ग्राउंड पर रोल करते हैं तो वो बॉल थोड़ी दूर रोल होने के बाद रुक जाती है। ओके, आप देखते हैं कि वो बॉल थोड़ी दूर तक जाने के बाद रुक जाती है। या फिर जब आप साइकिल चलाते हैं तो जब आप साइकिल का ब्रेक मारते हैं तो वो रुक जाती है। तो ब्रेक ऐसा क्या काम करता है जिससे वो रुक जाती है? या फिर आप साइकिल को चला रहे हैं, थोड़ी दूर तक अगर आप पेडल नहीं मारेंगे तो साइकिल अपने आप रुक जाएगी। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो साइकिल को आगे बढ़ने से रोकती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहे, या फिर वो जो बॉल आपने ग्राउंड पे रोल की है वो रोल करती रहे, आगे बढ़ती रहे? बच्चों, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड जो है वो फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। हर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाता है जो आगे बढ़ने की कोशिश करती है। सपोज करिए कि आपने स्केट्स पहने हुए हैं। स्केटिंग आपने सुना होगा, चक्के वाले जो जूते होते हैं वो पहने हुए हैं। तो स्केट्स पहन के आप स्केटिंग कर रहे हैं ग्राउंड में। थोड़ी दूर जा करके आप अपने आप रुक जाते हैं जब तक आप ग्राउंड पर फोर्स लगाकर आगे ना बढ़े। ओके, तो स्केट्स जो हैं बच्चों, वो उस पर चक्के लगे होते हैं और वो ग्राउंड से टच होते हैं। तो जो स्केट्स हैं वो थोड़ी दूर चलने के बाद में रुक जाते हैं। इनफैक्ट बच्चों, हर वो चीज़ जो ग्राउंड पर चल रही है या रोल कर रही है वो थोड़ी दूर जाने के बाद में रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि ये जो एक फोर्स है जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स, ये फोर्स लग रहा होता है। ये कौन लगा रहा होता है? ये ग्राउंड लगा रहा होता है। किसके ऊपर लगा रहा होता है? जिस चीज को आप चला रहे हैं, आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, या फिर किसी बॉल को रोल कर रहे हैं, तो हर उस चीज पर ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो ग्राउंड से कांटेक्ट में है। ओके, अगर आप बॉल को आगे की तरफ किक कर रहे हैं या धक्का दे रहे हैं या रोल कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। अगर आप बॉल को पीछे की तरफ रोल कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा। अगर आप बॉल को लेफ्ट रोल कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ ढकेल रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स राइट की तरफ लगेगा। ओके, और अगर आप किसी बॉल को राइट की तरफ ढकेल रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा। तो इस एग्जाम्पल से बच्चों आपको क्या समझ में आया कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। मतलब जिस दिशा में आपने बॉल को मारा है उसके अपोजिट साइड पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फ्रिक्शन फोर्स क्लियर हो गया होगा। ओके, आप ग्राउंड पर दौड़ते हैं, आपके जो पैर हैं वो थोड़ी दूर चलने के बाद में रुक जाते हैं। ओके, आप थक जाते हैं, ये भी फ्रिक्शन की वजह से होता है। ठीक है, आप टाइल्स में नहीं दौड़ सकते, ये भी फ्रिक्शन की वजह से होता है क्योंकि टाइल्स चिकनी होती है, इस पर आप ज़्यादा स्पीड में नहीं दौड़ सकते, आप फिसल कर गिर जाएंगे। तो चिकनी सरफेस पर आप ज़्यादा ज़ोर से नहीं दौड़ सकते क्योंकि ग्राउंड और आपके शूज़ के बीच में फ्रिक्शन नहीं बन पाता है या कांटेक्ट नहीं बन पाता है अच्छे से। ओके, तो चलिए अब मैं आपकी टेक्स्ट बुक को रीड करके हर एक लाइन का मतलब आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा।
Okay, you might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle. आपने किसी ट्रक ड्राइवर को या किसी कार ड्राइवर को ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी को धीरे करते हुए देखा होगा, ब्रेक मारते हुए देखा होगा। आप खुद अपनी साइकिल या कार को ट्रैफिक सिग्नल कहीं पर होता है तो आप ब्रेक मारते हो, ठीक है, या फिर उसकी स्पीड कम करते हो। तो ब्रेक ऐसा क्या काम करते हैं जिससे स्पीड कम हो जाती है? ब्रेक अगर चक्के आगे की तरफ घूम रहा है तो ब्रेक उसको पीछे की तरफ वो करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हैव यू एवर थॉट वाई अ व्हीकल स्लोज डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड? क्या आपने कभी सोचा है कोई भी गाड़ी क्यों धीरे हो जाती है जब ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं? नॉट ओनली व्हीकल्स, ना सिर्फ व्हीकल्स, कोई भी चीज़ जो आगे मूव कर रही है दूसरी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर, वो धीरे हो जाती है। नॉट ओनली व्हीकल्स, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन। ना केवल गाड़ियों की बात हम करें, कोई भी ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पर चल रहा है वो धीरे हो जाता है। व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता है, मतलब सपोज करिए आप घर पर वो खिलौने वाली कार्स के साथ आपने खेला होगा, आप उनको ग्राउंड पर रोल करते रहते हैं, ग्राउंड पर आगे बढ़ाते रहते हैं, तो अगर आप उनको धक्का नहीं देंगे तो वो अपने आप आगे नहीं बढ़ेगी, थोड़ी दूर तक चलेगी फिर रुक जाएगी। तो धक्का देने की ज़रूरत इसलिए होती है बच्चों, ताकि जो कार है वो उस स्पीड में मेंटेन रहे या चलती रहे, ठीक है। Not only vehicles, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. जब बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर चलने के बाद पे रुक जाएगा। ओके, हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? क्या आपने कभी किसी ग्राउंड पर चलती हुई बॉल को नहीं देखा है? ग्राउंड पर बॉल रोल करती रहती है, थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाती है। कभी आपने किसी को केले के छिलके पर फिसलते हुए देखा है? तो केले के छिलके पर आदमी क्यों फिसल जाता है? क्योंकि जो केला का छिलका होता है बच्चों, वो ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन नहीं बना पाता है। ओके, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट नहीं बना पाता है, ग्राउंड के साथ ग्रिप नहीं बना पाता है। जब केले का छिलका ग्राउंड के साथ ग्रिप नहीं बना पाता है और आपका पैर उस पर पड़ता है, तो मोस्ट डेफिनेटली यही होगा कि आप क्या होंगे, फिसल जाएंगे। ओके, वाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर? एक चिकने और गीले फ्लोर को एक चिकने और गीले फ्लोर पर चलना डिफिकल्ट क्यों होता है? इसलिए डिफिकल्ट होता है बच्चों, एक चिकने फ्लोर पर चलना, क्योंकि कोई भी चिकना फ्लोर है, उस फ्लोर पर जो फ्रिक्शन होता है, जो खुरदुरापन होता है, जो ग्रिप होती है, वो बहुत कम होती है। जब ग्रिप कम होगी तो आप उस पर फिसल जाएंगे, उस पर आप दौड़ नहीं पाएंगे। ओके, यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है 12.1। इस एक्टिविटी में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक बुक रखी हुई है टेबल पर, उस बुक को जोर से धक्का दिया जाता है कि वो आगे की तरफ बढ़ जाए, ठीक है। थोड़ी दूर स्लाइड करने के बाद, थोड़ी दूर फिसलने के बाद टेबल पर बुक रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि टेबल की जो सरफेस है, टेबल की जो सतह है, वो बुक की सरफेस से रगड़ खा रही है, बुक की सरफेस पर ग्रिप बना रही है, और उस ग्रिप के कारण एक फोर्स जनरेट हो रहा है जो बुक को आगे बढ़ने से रोक रहा है।
उस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ओके, gently push a book on a table. You observe that it stops after moving for some distance. एक बुक को टेबल पर आगे धक्का दीजिए, आप ये देखेंगे कि वो बुक थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाती है। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। अब दूसरी दिशा से बुक को पुश करिए, वो फिर से उसी तरह से रुक जाएगी। कैन यू थिंक ऑफ एन डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू? क्या बुक, जब आपने अपोजिट डायरेक्शन से धक्का दिया उसको, तो फिर से बुक रुक रही है क्या? बिल्कुल रुक रही है। ओके, क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग इट्स मोशन? हम ये बोल सकते हैं कि एक फोर्स लग रहा है बुक पर जो उसके मोशन को अपोज कर रहा है, उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है। ओके, इस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ऐसा फोर्स जो ग्राउंड में किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ने से फोर्स की दिशा से अपोजिट डायरेक्शन से रोके, वो फोर्स कहलाता है फ्रिक्शन फोर्स। मतलब अगर आपकी गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है तो वो उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करेगा पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगाकर। ठीक है, तो ऐसा फोर्स जो आपकी मूवमेंट के अपोजिट हो वो कहलाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तभी तक लगता है बच्चों जब तक ऑब्जेक्ट मूविंग होता है। किसी खड़े ऑब्जेक्ट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगता है। ठीक है, जब वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ चलता है तो जस्ट पीछे की तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। ओके, फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द टेबल। रिलेटिव मोशन क्या होता है बच्चों? एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का मोशन। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप एक ग्राउंड पर खड़े हैं और आपका फ्रेंड उसी ग्राउंड पर आपके साथ खड़ा हुआ है, और आप ग्राउंड के सेंटर पर खड़े हैं और आपका फ्रेंड जो है वो ग्राउंड के चक्कर लगा रहा है। ओके, तो आप देखेंगे कि आप सेंटर पर खड़े हैं और आपका फ्रेंड अगर ग्राउंड के चक्कर लगा रहा है तो मैं ऐसा बोलूँगा कि आपका फ्रेंड आपके चारों तरफ घूम रहा है। तो मैंने आपके फ्रेंड का मोशन, यानी आपका फ्रेंड किस तरफ जा रहा है, वो बताया आपके रिस्पेक्ट में। तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव मोशन। जब जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मैं डेली डेली बेसिस पर मैं एक रोड से गुजरता हूँ जहाँ पर एक आइसक्रीम शॉप आती है। डेली बेसिस पर मैं एक रोड से गुजरता हूँ, रोज़ रोज़ मैं एक रोड से गुजरता हूँ, वहाँ पर एक आइसक्रीम शॉप आती है। तो मैंने अपने आप को रिलेट किया आइसक्रीम शॉप से। मैंने ये बोला कि मैं वहाँ से गुजरता हूँ जहाँ आइसक्रीम शॉप आती है। तो आइसक्रीम शॉप के रिस्पेक्ट में जो मेरा मोशन है वो रिलेटिव मोशन है। दूसरा एग्जांपल एक और समझाता हूँ बच्चों। जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए होते हो, ठीक है, तो जब आप ट्रेन में बैठते हो आप देखते हो कि सभी, आपको ऐसा लगता है कि सभी चीज़ें पीछे जा रही हैं, बट ऐसा नहीं होता है। चीज़ें वही रहती है, ट्रेन आगे की तरफ जाती है। ठीक है, तो सपोज़ आपको कोई पेड़ दिखा, वो तुरंत पीछे की तरफ चला जाता है। तो उस पेड़ का पीछे जाना, ये ऐसा बोलना गलत होगा, जबकि ट्रेन का आगे बढ़ जाना पेड़ से ये सही होगा। तो ऐसा बोलते हैं ना, इतने टाइम पे इस स्टेशन को क्रॉस करेगी ट्रेन। ठीक है, तो स्टेशन जब आता है और ट्रेन उससे गुजरती है स्टेशन से, तो आप ये बोल सकते हो बच्चों कि जो स्टेशन है वो, वहाँ पर ट्रेन रुकी, तो हम ट्रेन का मोशन किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं? स्टेशन के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। आप किसी भी चलती हुई चीज़ को रुकी हुई चीज़ से अगर कंपेयर करोगे तो वो रिलेटिव मोशन कहलाता है।
ठीक है, या दो चलती हुई चीज़ों को आपस में कंपेयर करोगे तो वो भी रिलेटिव मोशन कहलाता है। ठीक है, तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है बच्चों? स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसी डिवाइस है जो उस ताकत को मेजर करता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट लगाता है। जैसे ये जो हुक दिख रहा है आपको, इस हुक पर आप किसी भी भारी ऑब्जेक्ट को, जैसे आपका स्कूल बैग है, उसको टांग देंगे तो ये स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग दिख रही है आपको, इस रीडिंग में एक मीटर लगा हुआ है, वो नीचे की तरफ चला जाएगा। ओके, उससे आपको ये पता चलेगा बच्चों कि उस ऑब्जेक्ट का वज़न कितना है। ठीक है, आपने जो बैग टांगा है उसका वज़न कितना है। तो स्प्रिंग बैलेंस वज़न नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। स्प्रिंग बैलेंस इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस क्या नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग विच गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। जो स्प्रिंग बैलेंस है उसमें एक कॉइल्ड स्प्रिंग होती है, वो स्ट्रेच होती है जब कोई फोर्स उस पर लगाया जाता है। स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग, जब वो स्प्रिंग स्ट्रेच होती है यानी खिंचती है, तो एक पॉइंटर लगा होता है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको एक पॉइंटर दिख रहा होगा, ठीक है, जहाँ ग्राम्स लिखा है उसके नीचे ज़ीरो पर वो पॉइंटर नीचे की तरफ सरक जाता है। ज़ीरो के बाद 10 है, 20 है, 30 है, 40, 50, 60, 70, 100 तक। तो वो जो पॉइंटर है बच्चों वो नीचे की तरफ सरक जाता है। तो ये है स्प्रिंग बैलेंस। ओके, स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल। जो स्केल यहाँ पर डाली गई है उस पर उस पॉइंटर का मूवमेंट ये बताता है कि स्प्रिंग बैलेंस में कितना वेट है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। जो स्केल पर रीडिंग है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड देती है। ठीक है, मेक मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर। एक चिकने फ्लोर पर एक ढलान वाली जगह बनाइए। इंक्लाइन मतलब क्या होता है? ढलान। जैसे जब आप कोई ब्रिज उतरते हैं तो वो कहलाता है इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, और ऑन द टेबल, एक टेबल पर इंक्लाइंड प्लेन बनाइए। यू मे यूज़ अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स। आप ब्रिक्स और एक बोर्ड का, लकड़ी के बोर्ड का या बुक्स का यूज़ कर सकते हैं। पुट अ मार्क विथ पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। एक कोई पॉइंट ए बना लीजिए वो इंक्लाइंड प्लेन पर। ठीक है, नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। अब एक सेल को इस पॉइंट से मूव करिए और ये चेक करिए कि वो सेल कितना दूर जाता है और कितना दूर जा कर के रुकता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये दो बच्चे आपको दिख रहे हैं। इन बच्चों ने बुक्स को रख करके एक लकड़ी का एक इंक्लाइंड प्लेन बना लिया है। आपको दिख रहा होगा इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या होता है बच्चों? ढलान वाला प्लेन। तो इन्होंने ढलान वाला प्लेन बना लिया है और इस ढलान वाले प्लेन से इन्होंने सेल को रोल किया। तो देखिए सेल जो है वो कहाँ तक जा रहा है। ओके, सेल कहाँ तक जा रहा है। ओके, तो ये एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, वहाँ से सेल की डिस्टेंस नाप लेते हैं। ओके, तो ये एक्टिविटी हमें ये बताती है कि जो सेल है उसका मोशन इंक्लाइंड प्लेन से कैसा होता है। ठीक है, फिर बच्चों हमको क्या करना है? एक कपड़ा बिछा देना है। ठीक है, ऐसा कपड़ा बिछा देना है जो एकदम स्ट्रेट हो। यहाँ पर देखिए आप एक कपड़े को बिछा दिया गया है। ठीक है, फिर से वही काम करना है, सेल को ऊपर से लेकर जाना है पॉइंट ए से। अब आप देखोगे बच्चों कि सेल काफ़ी पहले रुक जा रहा है। पहले कहाँ तक जा रहा था? दूर तक जा रहा था टेबल पर। अब काफ़ी पहले रुक जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो कपड़ा है वो सेल को रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। ठीक है,
सेल आगे की तरफ बढ़ रहा है और उसको रोकने के लिए ये अपोजिट डायरेक्शन में कपड़ा फोर्स लगा रहा है। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल। इस एक्टिविटी को दोबारा करिए। उस टेबल पर थोड़ा सा सैंड डालकर, क्या सैंड मतलब क्या होती है, रेत, रेत डालकर इस एक्टिविटी को फिर से करिए और देखिए सेल फिर कितना जल्दी रुक जाता है। यही कारण है बच्चों कि जब आप कहीं बीच वगैरह में या किसी रेतीली जगह पर या धूल वाली जगह पर दौड़ते हो तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, आपकी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता है उसके बीच में। ठीक है, कम होता है। ठीक है, इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम। किस केस में जो दूरी तय की गई है वो सबसे कम होती है। वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम। पेंसिल सेल के द्वारा तय की गई दूरी हर बार अलग क्यों होती है। इसका रीज़न आप खुद सोचिए, खुद ढूंढिए और मुझे बताइए। ओके, डज द डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। क्या जो डिस्टेंस कवर की गई है वो उस सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है जिस सरफेस पर सेल मूव कर रहा था। जैसे पहले सेल को टेबल में मूव कराया जा रहा था तो टेबल में आप देख सकते हैं सेल काफ़ी दूर तक गया था। फिर सेल को एक टेबल के ऊपर रखे कपड़े पे मूव कराया जा रहा था, वो सेल रुक जा रहा था बीच में ही, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाया वो। अब अगर हम सैंड डाल के सेल सेल को फिर से रोल करेंगे तो सेल बहुत पहले ही रुक जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है। जैसी सरफेस होगी फ्रिक्शन फोर्स भी वैसा ही होगा। ओके, कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल ऑल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट। बिल्कुल, सेल की सरफेस अगर स्मूथ नहीं होगी तो सेल और जल्दी रुक जाएगा। सेल की सरफेस चिकनी होने के कारण सेल काफ़ी दूर तक जाता है क्योंकि जब इसकी सरफेस चिकनी है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम लग रहा है। ओके, अब चलिए रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा आज बच्चों। हमने इस चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर है फ्रिक्शन, इसमें आज हमने पढ़ा फ्रिक्शन क्या होता है। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसी ताकत है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने से रोकती है, वो कहलाता है फ्रिक्शन। ठीक है, ग्राउंड पर आप दौड़ रहे हैं तो आपको दौड़ने से जो रोक रही है, जिसके कारण आप थक जा रहे हैं, वो फ्रिक्शन है। ठीक है, कोई कार मूव कर रही है, वो कार थोड़ी दूर चल के अपने आप रुक जाती है, वो भी फ्रिक्शन के कारण है। आप किसी बॉल को ग्राउंड पर किक करते हैं, किसी फुटबॉल को, वो फुटबॉल कुछ दूर जाने पर रुक जाती है अपने आप, वो भी फ्रिक्शन के कारण है क्योंकि बॉल आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है और फ्रिक्शन फोर्स उसको पीछे की तरफ ढकेल रहा है। ठीक है, फिर हमने बच्चों एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें बुक को आगे धक्का देने की कोशिश की तो बुक टेबल पर रुक जाती है। फिर बुक को पीछे से धक्का देने की कोशिश की, फिर बुक रुक जा रही है। तो बुक के रुकने का कारण क्या है बच्चों। बुक के रुकने का मेन कारण है जो टेबल और बुक के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि टेबल थोड़ा सा खुरदुरी होती है और बुक की सरफेस भी ज़्यादा चिकनी नहीं होती, तो थोड़ी दूर जाने पर बुक अपने आप टेबल पर रुक जाती है क्योंकि एक ऐसा फोर्स लगता है जो बुक को पीछे की तरफ ढकेलता है, जिससे बुक रुक जाती है। किसी भी खड़े हुए ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा, फिर हमने बच्चों स्प्रिंग बैलेंस के बारे में जाना है। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। स्प्रिंग बैलेंस वज़न नापने के लिए होता है बच्चों। एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें स्केल बनी होती है, उस स्केल में वज़न लिखा होता है और एक हुक बना होता है नीचे। इस हुक से आप किसी भी चीज़ को टांग देते हो और ये स्प्रिंग बैलेंस में एक पॉइंटर होता है ज़ीरो के पास, वो पॉइंटर नीचे की तरफ मूव कर जाता है। जितना नीचे वो मूव करेगा और उसके सामने जो रीडिंग आएगी, जैसे अभी पॉइंटर के सामने की रीडिंग है ज़ीरो। ओके, जब वो पॉइंटर नीचे मूव करेगा तो सपोज़ आपने अपना स्कूल बैग अगर इस पर लटका दिया है, इस हुक पर आपने स्कूल बैग अपना लटका दिया है और ये पॉइंटर आ गया कहाँ तक, 20 तक। तो इसका मतलब ये है कि आपके स्कूल बैग का वेट कितना हो गया, 20 ग्राम।
ओके, तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आज के लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों इस चैप्टर से। जो भी आपको डाउट हो इस चैप्टर में, जो भी पॉइंट नहीं समझ में आया हो, या पिछले चैप्टर में जो आपको नहीं समझ में आया हो, वो मेरे से प्लीज़ पूछिएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग घर पर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। रीडिंग और राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको मत छोड़िएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।